हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला प्रश्न पत्र है आपका उत्तराखंड का। जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनसे, तो जो आपके यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है और उसके क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं उनके आधार पर हमने इसे तैयार किया है। तो आप देखिए और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसमें जो आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है पांडव गुफा। पांडव गुफा इनमें से आपका उत्तरकाशी में है, गंगोत्री के समीप। ब्रह्म गुफा रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ के समीप। भाटकोट गुफा पिथौरागढ़ में है, भाटकोट। गरुड़ गुफा चमोली में है, बद्रीनाथ में। जो पंच गुफाएं हैं उनमें से एक है गरुड़ गुफा। तो इसका ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 4 1 3 2। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्योहार अपने बनाए जाने वाले माह से सुमेलित नहीं है। कौन सा त्योहार अपने बनाए जाने वाले माह से सुमेलित नहीं है। नोड़ाई त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है, जौनसार भाबर में। सही है। संवत्सर प्रतिपदा हमारे उत्तराखंड में आपके जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र माह में शुरू होता है और चैत्र माह के जो पहला आपका शुक्ल पक्ष का दिन होता है पड़वा जिसे बोलते हैं, यानी कि चैत्र माह की पहली जो नवरात्रि होती है उस दिन आपका पूरा पंचांग पढ़ा जाता है, उसी को आपका संवत्सर प्रतिपदा कहा जाता है। गंगा दशहरा जिस दिन गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ था भगीरथ की तपस्या के बाद, उस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। ये ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, ये भी सही है। ओगलिया त्यार या जिसे हम आपका ओगलिया त्यार को हम बोलते हैं आपके चेल संक्रांत, तो ये आपकी मनाई जाती है आपके जो आश्विन मास है उसकी संक्रांत को। आश्विन मास की संक्रांत यानी कि आश्विन मास का जो पहला दिन होगा। संक्रांत का मतलब हमारे आपके पंचांग में, हिंदुस्तानी भारतीय पंचांग में माह के पहले दिन को संक्रांत कहा जाता है। तो आपके आश्विन मास के संक्रांत को ओगलिया बनाया जाता है। ये सही आंसर है क्योंकि ये मिलान ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सही सुमेलित नहीं है। भिरौली त्योहार संतान कल्याण के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कलाई फसल काटने का त्योहार है, जब आपके पहली बार फसल कटती है तो उसे कलाई मतलब जो पहली फसल होती है उसे देवताओं को चढ़ाने की रस्म भी है, जिसे आपका नौल भी कहा जाता है, जगह जगह पर कलाई भी कहा जाता है। दुबड़ी अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाने वाला त्योहार है। खतुड़वा मनोरंजन के लिए त्योहार नहीं है बल्कि ये गाय का त्योहार है, जिसे गय त्योहार भी कहते हैं। गय त्योहार या फिर पहले तक इसे ये माना जाता था कि जो आपका खतुड़वा है गढ़वाल के पवार शासकों का सेनापति, उस पर आपके कुमाऊं के चंद शासक लक्ष्मी चंद के सेनापति गैंडा सिंह ने विजय प्राप्त की थी। तो उसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में आपके खतुड़वा के जो पुतला होता है उसको जलाने के लिए मसाल जुलूस निकाला जाता है विजय जुलूस के रूप में, तो वो खतुड़वा है। मुख्यतः ये गाय का त्योहार है, गय त्योहार बोलते हैं वर्तमान में इसको। तो ये इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है पाल शासक धर्मपाल ने कार्तिकेयपुर राजवंश में किस राजा के समय आक्रमण किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बंगाल के पाल शासक, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से आते थे राष्ट्रकूट शासक। इन्होंने कन्नौज की गद्दी के लिए लगातार संघर्ष करा। तो उसमें जो पाल शासकों में पहला शासक था बंगाल के जिसने कन्नौज की गद्दी के लिए आपके उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, उत्तर के विशाल मैदान में कन्नौज पर, वो धर्मपाल ही था। तो धर्मपाल ने उस समय आपके हर्षवर्धन के समस्त क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। तो उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित था क्योंकि कार्तिकेयपुर इसी समय आपके हर्षवर्धन के अधीन भी रहे थे। तो उस समय आपके जो धर्मपाल है, जो दूसरा शासक हुआ था, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, उसमें दूसरा शासक हुआ है धर्मपाल। तो धर्मपाल ने जो आपका कत्यूर राजवंश के निम्बरदेव आपके शासक हुए उनके समय में यहाँ पर आक्रमण किया था।
हेनरी रैमजे के बाद अगले कमिश्नर कौन बने थे? हेनरी रैमजे, जो आपके कुमाऊं के सबसे आपके महत्वपूर्ण कमिश्नर माने जाते हैं, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। उनके अपने कार्य, उनकी अपनी कार्यशैली, उसके अलावा उनके इस क्षेत्र को लेकर के जो अनुभव थे, उसके कारण उन्होंने जो कार्य किए यहाँ, उसी के कारण उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। तो उनके जस्ट बाद आपके 1884 में कुमाऊं कमिश्नर बने थे फिशर। कौन बना था? फिशर। फिशर के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था फिशर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के आधार पर निम्न पर्वतों का सही आरोही क्रम विन्यासित कीजिए। तो इसमें हम पहले इनकी जो ऊंचाई है, सभी में वही है, आगे पीछे हैं, तो इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। जो पंचाचूली पर्वत है उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 6,904 मीटर, त्रिशूल की है 7,120 मीटर, और चौखंबा की है 7,138 मीटर, और बद्रीनाथ की है 7,140 मीटर। अगर देखें आरोही मतलब आरोहण करना मतलब चढ़ना, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में देखें तो यही आपका क्रम ठीक हो गया। देखो 120, 138, 140, ये 7,000 से प्लस है। ये तो सबसे कम ऊंची इसमें पंचाचूली है, उसके बाद त्रिशूल थोड़ा ऊंची है, उससे चौखंबा ऊंचा है, उससे बद्रीनाथ ऊंचा है। तो इसका ए सही आंसर होगा। टिहरी प्रशासन से जुड़ी शब्दावलियों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्वोच्च मंत्री, सर्वोच्च मंत्री को टिहरी शासन में मुख्तार कहा जाता था। संदेशवाहक, जो तीव्र संदेशवाहक होते थे, उन्हें चणु कहा जाता था। धर्माधिकारी, जो धर्म के संबंधित मामलों में अपना आपके राजा को जो अपना एक तरीके से सिफारिशें देते थे, सुझाव देते थे, वो ओझा कहलाते थे। अर्दली का काम करने वाला मतलब जो राजा के लिए आपका अर्दली होता था, उसके सामान्य कामों में मदद करता था, उसे चौबदार नहीं कहा जाता था, उसे कहा जाता था चाकर। चाकर, चौबदार शब्द आया है टिहरी में आपका, जो आपका राजा के आगे चलने वाला, चांदी का दंड लेकर के चलने वाला आपका व्यक्ति होता था, उसे चौबदार कहा जाता था। दंड लेकर के चलने वाला, चांदी का दंड, उसे, इसे चाकर बोलते थे अर्दली को। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, यशोधर मटपाल द्वारा फड़का नौली को किस वर्ष खोजा गया था? फड़का नौली आपके लाखों उडियार से ही कुछ दूरी पर सुयाल नदी के तट पर ही स्थित आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके शैलाश्रय यानी कि शैल आश्रय यानी कि आपके गुफाएं हैं, जिनमें आपके बहुत तरीके के चित्र बनाए गए हैं। जैसे चित्र आपके लाखों उडियार में ही, वैसे आदि मानवों के चित्र आपके फड़का नौली में भी है। यशोधर मटपाल द्वारा फड़का नौली के शैलाश्रयों को खोजा गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता था? गोरखों के पास दो तरह के सैनिक होते थे आपके, एक को कहा जाता था जागशा, एक को कहा जाता था ढाकशा। क्योंकि गोरखों के पास आपके सेना को नियमित वेतन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो सेना तो वो आपके जैसे 5,000 की सेना रखनी है, जैसे उन्हें लगता था कि उन्हें 5,000 की सेना की जरूरत है, तो 5,000 लोगों को प्रशिक्षण दे करके क्या करते थे, 2500 को 2 साल तक रखते थे। इस समय 2500 रेस्ट करते थे, 2 साल बाद ये रेस्ट में चले जाएंगे, ये आपके कार्यरत हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्हीं सैनिकों को, प्रशिक्षित सैनिकों को आधे समय आपके रेस्ट में रखा जाता था, आधों को, और 2 साल तक आधे कार्यरत रहते थे। फिर अगले वालों की बारी आती थी, वो आपके रेस्ट में चले जाते थे। तो जो कार्यरत होते थे उन्हें जागशा बोला जाता था, और जो आपके रेस्ट में होते थे उन्हें ढाकशा बोला जाता था। यहाँ कार्यरत सैनिक पूछा है तो इसका मतलब जागशा होगा, क्योंकि गोरखों के पास इतना आपका साधन नहीं थे कि वो पूरी सेना को एक साथ वेतन दे सके, इसीलिए आधी सेना रेस्ट में रहती थी, आधी कार्य में रहती थी। 2-2 साल का ये चक्र चलता रहता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जून से सितंबर माह में किया जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय ही आयोजित करता है, क्योंकि इसके लिए आपका जनवरी फरवरी माह में जो विदेश मंत्रालय आवेदन मंगाता है, आवेदन करने वाले व्यक्तियों का पहले आपका मेडिकल परीक्षण होता है, उसके बाद फिर इसके पासपोर्ट बनाने की और चीन से इनका वीजा प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका आयोजक विदेश मंत्रालय है।
इसमें सहायक आपके कुमाऊं मंडल विकास निगम भी होता है, क्योंकि कुमाऊं में ये आपके चल करके यात्रा पैदल चलनी पड़ती है, तो होस्ट यही करता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास होती है। तो ये सही आंसर, सही आपका कथन है। 1962 से पूर्व यह यात्रा बिना किसी औपचारिकता की होती थी। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं होती थी, आप सीधे जाकर के यात्रा में प्रतिभाग कर सकते थे। आप पिथौरागढ़ के हैं तो वहीं से चले जाइए, कोई औपचारिकता नहीं होती थी, क्योंकि इससे पहले वीजा नहीं लगता था, तो व्यक्ति अपने रिस्क पर तिब्बत आते जाते रहते थे, तो किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, तो औपचारिकता नहीं। आज तो औपचारिकता है, आवेदन प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, और उसके बाद जिस दिन यात्रा निकलेगी तो आप कहीं से भी शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली में आपका जो यात्रियों का हार्ट और लंग्स इंस्टीट्यूट है, वहां पर सारी तरीके के हाई एल्टी में चढ़ने के लिए जो आवश्यक शारीरिक दशाएं हैं, मानक हैं, वो पूरे होने चाहिए, उनका परीक्षण होता है, उसके बाद ही यात्री यात्रा में जा सकते हैं। तो पहले ये औपचारिकता पूर्ण नहीं थी, औपचारिक बनी 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, जब तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया, तो उसके बाद। तो ये भी सही है और ये भी सही है। यात्रियों का शारीरिक जांच आपका दिल्ली का हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, तो सभी सही है, इसके सभी विकल्प सही है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित संगठनों के कालक्रम का सही क्रम है। ये संगठन है पर्वतीय विकास परिषद। उत्तराखंड के विकास के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग विभाग का गठन किया था 1969 में, तो ये पर्वतीय विकास परिषद था। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में। गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन ने 1938 में स्थापित किया था। तो इनका सही क्रम होगा आपका 2 1926, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच केदार में रुद्रनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? पंच केदार में आपके शिव के देखो 5 अंग है। पंच केदार का मतलब जो मुख से ऊपर के अंग हैं, गर्दन से ऊपर के अंग हैं, उसमें 2 आते हैं, एक मुख भाग एक जटा। मुख भाग आपका जो मुख वाला हिस्सा है उसे आपका रुद्रनाथ बोलते हैं। तो इसमें जो रुद्रनाथ है इसमें मुख भाग की पूजा की जाएगी, और जो जटा वाला हिस्सा है उसमें पूजा होती है आपके जो शिव की जटा वाला हिस्सा है, वो पूजा होती है आपके जो शिव का जटा मलेश्वर मंदिर है, यानी कि आपका जो जिसे हम कल्पेश्वर भी बोलते हैं। ये दोनों आपका रुद्रनाथ और कल्पेश्वर गर्दन से ऊपर वाले दोनों केदार चमोली में। कहाँ है? चमोली। और गर्दन से नीचे वाले तीनों केदार जिसमें भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ, जिसमें नाभि की पूजा होती है पेट वाले हिस्से की, वो आपका नाभि भाग वाला हिस्सा जो है आपका, वो आपका चमोली रुद्रप्रयाग के क्या बोलते हैं उसे मदमहेश्वर में है, और तीसरा कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो केदारनाथ में। तो पंच केदारों में आपका जो पंच केदारों में रुद्रनाथ है वो मुख भाग होगा, और जो जटा वाला है कल्पेश्वर जटा मलेश्वर जिसे बोला जाता है, ये आपका चमोली में होगा। ये आपके 2 मुख से ऊपर, ये पंच केदारों में याद रखने की एक तकनीक भी है कि गर्दन से ऊपर के दोनों भाग पूजे जाएंगे चमोली में, और गर्दन से नीचे के तीनों भाग तुंगनाथ मदमहेश्वर और केदारनाथ, ये तीनों के तीनों आपके रुद्रप्रयाग जिलों में होंगे, क्योंकि पंच केदार दोनों जिलों में है। जैसे पंचबद्री तो केवल चमोली जिले में है, पंच केदार आपके पंचबद्री केवल चमोली में है, पंच केदार दोनों जिलों में होंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण लीलाओं के चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार विख्यात था? कृष्ण लीलाओं के चित्रों के लिए चैतू बहुत फेमस हुआ। रुक्मणी हरण के जो 13 चित्र हैं वो वाराणसी के आपके कला भवन में रखे गए हैं। कृष्ण लीलाओं के विभिन्न तरह के चित्रों में इसे महारत हासिल थी। चैतू को आपके ये भी आपके टिहरी राजवंश के काल में ही हुआ है, चैतू भी और माणकू भी। निरकुट और थुमका किसकी सहायक है? निरकुट और थुमका 2 नदियां हैं जो काली नदी की पहली बड़ी सहायक कुठी आंगटी की सहायक है।
कापा या कापो क्या होता है? कापा और या कापो उत्तराखंड में खाया जाने वाला एक व्यंजन है। ये व्यंजन आपका एक सब्जी के रूप में बनाया जाता है। जब पालक के पत्तों की जो आपके सब्जी होती है, वैसे पालक के पत्तों की सूखी सब्जी बनाई जाती है रोटी के साथ खाने के लिए। लेकिन जब आपके पालक के पत्तों को पूरा पका करके उसे गला दिया जाता है, तो उसे आपका रसदार जो सब्जी बनाई जाती है भात के साथ खाने के लिए, उसे कापो या काप्पा कहा जाता है। तो ये एक तरीके का उत्तराखंड में बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ या स्थानीय व्यंजन है। दीदी छिंतक भी न फिर लेना दिन, मतलब दीदी जब तक है तब तक जीजाजी हैं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध होने तक मतलब रखना या अपने मतलब तक ही मतलब रखना। तो इसका मतलब क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दीदी चिंतक मतलब अपने कामों के लिए क्या जीजाजी जीजाजी कहना, फिर जैसे ही काम निकल जाए वैसे इसका अर्थ ये भी हो सकता है, परंतु इस वाक्य में ये ज्यादा आपका निकटतम लग रहा है, तो इसलिए ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जत के कंकड़ उत्के संकर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि विश्वास सर्वोपरि होता है। यानी कि किसी भी आपके क्या कंकड़ यानी कि जो पत्थर होता है, उससे आप क्या बना सकते हो? मूर्ति बना सकते हो। यानी कि जत के कंकड़ उत्के शंकर का मतलब है जहां पर भी कंकड़ वहां पर शंकर। यानी कि आप विश्वास करते हो तो हर जगह शंकर है, नहीं करते हो तो कहीं नहीं है। तो विश्वास सर्वोपरि होता है। राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? लघु उद्योग सेवा संस्थान उत्तराखंड में आपके लघु उद्योगों के सही तरीके से विकास करने के लिए सरकार ने हल्द्वानी में आपका लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की है। राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना काशीपुर में किस वर्ष हुई थी? राज्य में पहली चीनी मिल आपका काशीपुर में 1936 में स्थापित की गई थी। थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है? सगाई की रस्म को कहा जाता है आपका अपना पराया। सगाई की रस्म क्या कहलाती है? अपना पराया। और शादी की बात पक्की होना पक्की पौड़ी कहलाता है। और शादी की डेट निकालना यानी कि शादी के लिए दिन और मुहूर्त निकालना बात कट्टी कहलाता है। चाला तो इनके यहाँ जो एक गौना प्रथा होती है वो है। तो यह आपका जो 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड के वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ निरंतर अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बने रहिए। हमारे इस आपके प्रश्न पत्र की पीडीएफ आपको हमारे जो चैनल है संजय देव क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको उपलब्ध है। वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।